मुझे। हम पाकिस्तान का किस्मत तब्दील करेंगे। आज ये पाकिस्तान और अवाम एक थे, एक हैं और एक रहेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में आज भी एक निकाती एजेंडा पे बात करेंगे, सिर्फ एक ही मुद्दे पे बात करेंगे, जाफर एक्सप्रेस का दहशतगर्द हमला जो कि पाकिस्तान की रियासत ने, पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस ने अपनी जांफिशानी के साथ, अपनी महारत के साथ, एक बड़ी कमाल बेमिसाल कामयाबी के साथ इसको नाकाम बना दिया और जितने भी दहशतगर्द थे 33 उनको मार डाला, उनको जहन्नुम वासिल कर दिया। इस सारे प्रोसेस में, इस अगवा के प्रोसेस में, ट्रेन के अगवा के प्रोसेस में, होस्टेज बनाए जाने के प्रोसेस में 21 पाकिस्तानी शहरी, मासूम पाकिस्तानी शहरी, दैट मीन्स के 21 ख़ानदान वो उजड़ गए। इंतहाई अफसोस की बात है, इंतहाई तशवीश की बात है, इंतहाई दिल गिरफ्ता बात है। और सिर्फ यही नहीं, 4 सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान वो भी इसमें शहीद हुए। लेकिन जो दहशतगर्दों का प्लान था कि एक बहुत बड़ी खुदा न खास्ता तबाही की जाए, उस तबाही को एवर्ट कर दिया, उसको डाइवर्ट कर दिया, उसको नाकाम बना दिया पाकिस्तान के सिक्योरिटी फोर्सेस ने। इस पर जितना सल्यूट किया जाए, जितना खिराज तहसीन पेश किया जाए और जो शोहदा हैं उनको जितना खिराज अक़ीदत पेश किया जाए वो कम है। आज पाकिस्तान के पार्लियामेंट में इसी हवाले से डिबेट हुई। एक बहुत ज़बरदस्त, बहुत अच्छी बात हुई कि यूनानिमसली मुत्तफ़िक़ा करारदाद मंजूर हुई जिसमें पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ भी शामिल थी। करारदाद पेश हुई, जाफर एक्सप्रेस दहशतगर्द हमले की मसम्मत करते हुए सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन पेश किया गया, शोहदा को खिराज अक़ीदत पेश किया गया और पूरी कौम की तरफ से इस बात का इयादा किया गया कि पूरी कौम 25 करोड़ अवाम पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ खड़े हैं, उनके शाना बशाना खड़े हैं और दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग को जीतेंगे और दहशतगर्दों को कुचलेंगे। बहुत अच्छा रहा, बहुत ज़बरदस्त रहा कि ख़ास तौर पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी इस करारदाद की कौमी असम्बली में हिमायत की जो कि हुकूमत की तरफ से आई और यूनानिमसली ये करारदाद मंजूर हुई। लेकिन इसके अलावा हम सहाफ़ी हैं तो सवाल करना हमारा फ़र्ज़ भी है, हमारा हक़ भी है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया का जो कंडक्ट सामने आया उस पर अभी तक PTI की जो मरकज़ी क़यादत है या तमाम क़यादत है उसने उसको ना तो कंडेम किया है, ना अपने आप को उससे एलियनेट किया है। और ये कोई मामूली चीज़ नहीं है जहाँ पर जंगें ज़मीन पर लड़ी जाती हैं, सोल्जर्स के दरमियान लड़ी जाती हैं, अफवाज के दरमियान लड़ी जाती हैं, वहीं पे जो बयानिए की और जो परसेप्शन की, जो इमेज बिल्डिंग की, जो माइंड्स को मैनिपुलेट करने की जंग होती है, जो नैरेटिव की जंग होती है, वो सोशल मीडिया पे लड़ी जाती है। उसमें अगर कहीं पर कोई मनफी तर्ज़ अमल देखने में आए, उसकी ना सिर्फ हौसला शिकनी बल्कि उसकी बेखनी होनी चाहिए। इन मामलात को, इन दोनों आस्पेक्ट्स को हम प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। दूसरा, MQM के डॉक्टर फारूक सत्तार ने बड़ी ज़बरदस्त बात की। उन्होंने मुतालबा किया कि वज़ीर आज़म दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ नेशनल कंसेंसस, नेशनल एजेंडा देने के लिए एक ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस तलब करें। मैंने कल भी अपने प्रोग्राम में यही गुफ्तगू की थी, उससे पहले भी मुस्तकिल यही अर्ज़ करते रहे कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को एक ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस तलब करनी चाहिए। क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी वज़ीर आज़म दावत देंगे दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ नेशनल कंसेंसस बनाए जाने में? और क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उसका हिस्सा होगी, उसको होना चाहिए यकीनी तौर पे? वज़ीर आज़म आज बलूचिस्तान में थे और आज के प्रोग्राम में आगे चल के हमारे साथ वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारा साहब भी होंगे और जिनसे हम बात करेंगे कि वज़ीर आज़म बलूचिस्तान में थे तो अब मज़ीद आगे वो क्या करेंगे। इसके अलावा एक और दहशतगर्द कार्रवाई आज फिर हुई है पाकिस्तान में, जंडोला में, टांक में, खैबर पख्तूनख्वा में, जहाँ पे फितना अल खवारिज ने फ़ौज पे और FC पे हमला किया है खुदकुश, लेकिन वो हमला भी नाकाम बना दिया गया। इसमें 10 फितना अल खवारिज के जो फितने हैं उनको हलाक कर दिया गया, उनको जहन्नुम वासिल कर दिया गया और मुकम्मल तौर पे इस खुदकुश हमले को फ़ौज पे और FC पे नाकाम बना दिया गया। प्रोग्राम के फ्लोर को ओपन करते हैं डिबेट, डिस्कशन, क्वेश्चन आंसर्स के लिए। मेरे साथ जो मौजूद है बड़ा ज़बरदस्त, बड़ा वर्दी पैनल है आज के डिस्कशन के हवाले से। ताहिरा औरंगज़ेब साहिबा MNA हैं, सीनियर मरकज़ी सरकर्दा रहनुमा है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की। सेनेटर डॉक्टर ज़रक़ा तैमूर साहिबा सेनेटर हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीनियर सरकर्दा मरकज़ी, बड़ी ज़बरदस्त तर्जुमान
मेहमान भी हैं। ब्रिगेडियर राशिद वली साहब मौजूद हैं, सीनियर दिफाई तज्जियाकार हैं, बड़ा ज़बरदस्त दो टोक अपना मौक़िफ़ रखते हैं। और आमिर राना साहब बड़ा ज़बरदस्त, बड़ा दबंग इनका मौक़िफ़ होता है, जहाँ पर ये चीज़ों का एनालिसिस, ख़ासतौर पर सिक्योरिटी इशूज़ का एनालिसिस बहुत अच्छा करते हैं, वहाँ पर लैकिंग्स और खामियों की भी निशानदही करते हैं। ताहिरा औरंगज़ेब साहिबा, वज़ीर-ए-आज़म से डिमांड हुई है आज कौमी असम्बली में और आपके इत्तेहादियों ने ही की है कि एक ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस बुलाई जाए। अभी तक वज़ीर-ए-आज़म, जबकि हम प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहे हैं, वज़ीर-ए-आज़म की तरफ से ऐसी कोई बात सामने नहीं आई। आनी चाहिए। वज़ीर-ए-आज़म को दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ APC बुलानी चाहिए, PTI को भी उसमें इन्वाइट करना चाहिए। करेंगे आप सब ऐसा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने बहुत सही बात की तरफ निशानदेही की। प्राइम मिनिस्टर साहब आज सुबह गए हैं बलूचिस्तान जी। इस वाक़े के बाद उन्होंने जाना भी था, तो वो मेरे ख्याल में जब वहाँ से वापस आएंगे तो इस बात पे ज़रूर गौर होगा। और सबसे बड़ी बात ये है, इत्तेहादियों का भी ये आज हाउस में मुतालबा था, लेकिन APC जो है वो इस मामले पे कि पाकिस्तान के अंदर अमन हो, दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ कोई मजबूत एजेंडा सामने हम कंसेंसस से लेके आए, जिसमें तमाम सियासी जमातों की राय शामिल हो, खा वो हाउस के अंदर हैं या बाहर हैं। बिल्कुल, जैसे जमात इस्लामी बाहर है आजकल, और भी कुछ जमातें, कुछ नेशनलिस्ट पार्टीज भी तो जी है ना? जी, कुछ बाहर हैं। तो तमाम सियासी जमातों को इस बात पे मदऊ करना चाहिए और उनसे भी इनपुट लेनी चाहिए कि हमें क्या करना है। और ये एज सुन एज पॉसिबल होना चाहिए। जी बिल्कुल होना चाहिए। चंद महीने पहले भी यही बात हुई थी कि जी वज़ीर-ए-आज़म कॉल करेंगे एक APC, लेकिन वो नहीं हुई। उसके बावजूद आपको याद होगा मोहम्मद नवाज शरीफ के दौर में नेशनल एक्शन प्लान बनाया गया था, जिसमें अफवाज पाकिस्तान, रेंजर्स, पुलिस, तमाम सियासी पार्टियां शामिल थीं जी। और उसके नतीजे में इस कदर कामयाब वो हुआ कि कराची से खैबर तक अमन कायम हुआ जी। और फिर उसके बाद हालात कुछ इधर उधर हो गए। लेकिन अब आपकी बात बिल्कुल सही है, मैं एग्री रिवाइज एंड अपडेटेड कि हमें नेशनल एक्शन प्लान अब होना चाहिए। उसी नेशनल एक्शन प्लान को हमें दोबारा से रिवाइज करना होगा, तमाम लोगों की राय शामिल हो, तमाम सियासी जमातों की, और उसके बाद इस मुल्क के अंदर अमन के लिए यक निकाती एजेंडा हो, ठीक, कि जिस पे हम आगे वे फॉरवर्ड निकाल सकते। इसका ज़ाहिर है आगाज़ आप लोगों ने करना है, बिकॉज हुकूमत में आप लोग हुकूमत की जिम्मेदारी हैं। वज़ीर-ए-आज़म को ASAP करना चाहिए। लेकिन सेनेटर ज़रक़ा तैमूर साहिबा, आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो असेंबली में कंडक्ट था बहुत अच्छा था। हुकूमत की करारदाद की आप लोगों ने हिमायत की, वेरी वेल डन। इसी तरह से होना चाहिए नेशनल इशूज़ पे। सो APC, अगर दैट्स अ बिग इफ, वज़ीर-ए-आज़म कॉल करते हैं, PTI को बैठने की दावत देते हैं, तो आप लोग बैठेंगे? बहुत शुक्रिया गरीदा। बहुत अफसोस हुआ इस सानहे पे। देखिए, हर बच्चा हमारा बच्चा है। इस मुल्क में जो कुछ हो रहा है दहशतगर्दी के नाम पे, जो हमारे दुश्मन सारे इकट्ठे हो के जिस तरह से हमें निशाना बना रहे हैं, किसी पाकिस्तानी का दिल इस पे सुकून में नहीं है। हर घर में मातम है, हर घर परेशान है जी। तो इस किस्म की चीज़ों के मुकाबले में जब तक हम सारे रंग, नस्ल, मज़हब, सियासी पार्टी, इन सब तफरकों से अलग होके जब तक हम इकट्ठे होके अपने मुल्क के लिए खड़े नहीं होंगे, तो यही वजह है कि ये मुल्क अभी भी 77 साल के बाद अभी भी हम इन अजीब परेशानियों में हैं। तो हमें इकट्ठे होने की ज़रूरत है, क्योंकि ये मुल्क है तो हम हैं। मुल्क नहीं, जो कुछ दिया है इसी ने दिया है, तो इसका हमें शुक्रगुजार भी, अल्लाह ताला का शुक्रगुजार होना चाहिए और अपने मुल्क की इस धरती का शुक्रगुजार होना चाहिए। ज़बरदस्त, बिल्कुल मेरा ख्याल है जी, हिस्सा बनना चाहिए, लेकिन ये तो लीडरशिप डिसाइड करेगी। और ऐसे मौके पे प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब का एक बुलाना और लोगों को इकट्ठा करना, क्योंकि देखिए जंगों से या बंदूकों से लोगों के दिल नहीं जीते जाते। और हम तो माएँ हैं, घर पे बच्चा कोई बदतमीज़ी करे, कोई जवान बच्चा ज़ोर ज़बरदस्ती करे, तो उसको अगर माँ बाप भी ज़ोर ज़बरदस्ती करे तो उसका हल ये नहीं होता। हल होता है अफ़ाम तफ़हीम से, आप बैठें, बच्चे को समझाएं, उसके मामलात सही करें। तो बलूचिस्तान भी इस रियासत का बच्चा है। बलूचिस्तान के लोगों को जिस तरह से ज़ाहिर है, अगर वहाँ पे दहशतगर्दी हो रही है तो कुछ उनको वहाँ पर लोकल पॉपुलेशन में क्यों उनको मिल रही है सपोर्ट, इन सारी चीज़ों को देखना हमारा काम है। और एक तरफ से हमारी फ़ौज को खिराज तहसीन तो बनता ही है। देखिए, इतने मुश्किल हालात में जब हर तरफ से दुश्मन अंदर और बाहर सब तरफ मौजूद हैं,
تو فوج کے جوان جو اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کے جاتے ہیں، ماؤں کے بچے ہوتے ہیں، جوان ہوتے ہیں، پہلی دفعہ جاتے ہیں اور وہ اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت کرے شہید ہو جاتے ہیں، تو یہ بہت مشکل کام ہے. اور ہمیں اپنے جوانوں کے ساتھ، اپنی فوج کے ساتھ جب تک ہم پیچھے کھڑے نہیں ہوں گے، لیکن اس سے زیادہ ضرورت، کیونکہ اس ملک میں ایک بہت بڑا خلا ہے، سیاسی خلا ہے، سیاسی سوجھ بوجھ کا خلا ہے، سوچنے کا کوئی رجحان نہیں ہے یہاں پہ کہ ارے بھائی سوچ کے بیٹھو یہ کیوں ہوا، اس سے پچھلے ہفتے کیوں ہوا، اس سے پہلے جعفر ایکسپریس پہ بھی اٹیک ہوا تھا، کیا وجہ ہے، کیوں ہو رہا ہے یہ، بی ایل اے کے لوگ کون ہیں، سب کچھ تو ہم جانتے ہیں. تو پھر اس کا سدھے باب کرنے کے لیے ایک کسی اچھی نیت سے بیٹھیں. صرف وہ کمیٹی کھیلنا یا اے پی سی بلانا صرف اس لیے کہ جی فیس سیونگ ہو جائے، ایسے نہیں چلے گا. اور حالات اب بہت عجیب اور پریشان کن ہیں. رمضان کا مہینہ ہے اور آپ دیکھ رہی ہیں کہ کہیں سے کوئی آپ کو ریلیف نہیں مل رہا. جو کل پرسوں ہوا ہے بہت تکلیف دہ ہے، بہت ویلڈ گفتگو ہے. سینٹر زرکا صاحبہ اس پہ ناچ رہے ہیں، خوش ہیں، تو وی نیڈ ٹو بی سیریس. یہ چیز آپ نے بہت امپورٹنٹ کہی ہے ٹورڈز دی اینڈ آف یور اسٹیٹمنٹ کہ ہمارے دشمن اس پہ ناچ رہے ہیں، خوش ہو رہے ہیں، لیکن انفارچونیٹلی پی ٹی آئی کا سوشل میڈیا وہی ٹیون پلے کرتا ہوا نظر کیوں آیا؟ آئی ول پٹ دس کوسچن ٹو یو لیٹر سینٹر زرکا صاحبہ. ناؤ آئی ول کم ٹو یو بریگیڈ راشد ولی صاحب. کل ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا کہ رولز آف گیم چینج کر دیے گئے. دہشت گردوں نے جعفر ایکسپریس ٹرین پہ جو حملہ کیا، تو رولز آف گیم چینج کرنے سے مراد کیا ہے؟ اس کی انڈرسٹینڈنگ کیا ہے؟ اسٹیٹ آف پاکستان کو اب رسپونڈ کیسے کرنا چاہیے؟ افغانستان اور انڈیا کا جو کردار سامنے آیا ہے، ڈی جی آئی ایس پی آر نے بھی کل اس کی نشاندہی کی. کیا کہتے ہیں بریگیڈ راشد ولی صاحب اس پہ آپ؟ جی تھینک یو غریدہ. پہلے تو میں خراج عقیدت پیش کرتا ہوں ایس ایس جی اسپیشل آپریشن ونگ اور زرار کمپنی کو کہ جنہوں نے بہت مہارت اور پریسیجن کے ساتھ سوئسائڈ بامبرز کو ٹارگٹ کیا سنائپنگ سے. اور اگر وہ نہ کرتے تو یہ آج ایک بڑی ٹریجڈی رونما ہو چکی ہوتی. میں یہ نہیں کہتا کہ ابھی بھی نہیں ہوئی، بہت جانی نقصان ہوا ہے، مگر اس سے کہیں زیادہ ہو سکتا تھا. جو 440 مسافر تھے ان میں کیجلٹیز ہو سکتی تھی. اس کے بعد جو یو کیب استعمال ہوئے انہوں نے جو زیادہ نقصان کیا دہشت گردوں کا. مگر میں چاہتا ہوں کہ ان میں سے جو کچھ بچ کے نکل گئے ہیں اس کارڈن سے، ان کو بھی جلد ہنٹ ڈاؤن کر لیا جائے، کیونکہ ناؤ دس از کراسنگ آف دا روبیکون سو ٹو اسپیک. اور اب ہم اس حالت پہ پہنچ گئے ہیں جس کو ڈی جی آئی ایس پی آر نے بھی ریفر کیا کہ رولز آف دا گیم ہیو بین چینجڈ ول بی چینجڈ. تو رولز آف گیم چینج ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ناؤ پرہیپس جو کائنیٹک موڈ ہے اس میں ایک زیادہ تیزی آئے گی، اور جو کچھ کوارٹرز دیے جاتے تھے دوز کوارٹرز وڈ ناٹ بی گیون. ہینس فورتھ ان کو ایلیمینیشن از دا اونلی آنسر. بیکاز اگر آپ دنیا کی جتنی انسرجنسیز دیکھیں، آئرش ریپبلک کا نام ہی اس کا کیس اسٹڈی لے لیں، آپ دیکھیں گے کہ دا بیک واز بروکن تھرو فنڈامنٹل ریفارمز. اور اس کے بعد وہ گڈ فرائیڈے ارینجمنٹ کی طرف وہ گئے. تو یہ جب تک اس بی ایل اے کی جو ملیٹنسی ہے جو ایکسٹرنلی ابیٹڈ اینڈ سپورٹڈ ہے، اور اس نے ایک مومنٹم اچیو کر لیا ہے، اور اس کو نہ صرف گائیڈنس ملتی ہے، اس کے ہینڈلرز باہر بیٹھ کے اس کو انکریج کرتے ہیں. ان کی ایک پورا ایکو سسٹم بنا ہوا ہے، سپلائی چین ہے، اس کو سیور کرنا ہے. اور ٹو دا لاسٹ ملیٹنٹ جو کہ اس راہ پہ چل نکلے ہیں، جو انکوریجبل ہیں، irreconcilable ہیں، ان کو ایلیمینیٹ کرنے کے علاوہ تھرو کائنیٹک مینز کوئی اور چارہ نہیں ہے. ٹھیک. بریگیڈ راشد میں آپ کے پاس دوبارہ بھی آتی ہوں، ذرا دوبارہ بھی آتی ہوں. سوری ٹو انٹرجیکٹ، لیکن اف یو الاؤ می، عامر رانا صاحب کو کہیں جانا ہے. عامر صاحب مجھے معلوم نہیں تھا کہ آپ کو شاید کہیں جانا ہے، کوئی کمٹمنٹ ہے آپ کی، تو دیٹس وائی ایم پوٹنگ اے کوسچن ٹو یو. آپ کس طرح سے انالائز کریں گے جعفر ایکسپریس کا دہشت گرد حملہ جو ہوا ہے پاکستان کیا دنیا بھر میں ٹرین ہوسٹیج، ٹرین پہ ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز اپنی نوعیت کا 6واں یا 7واں بڑا حملہ ہے. رولز آف گیم چینج ہو گئے ہیں، چینج ہو جائیں گے، اس سے آپ کیا مراد لیتے ہیں، کیا انڈرسٹینڈ کرتے ہیں؟ اور پاکستان میں دہشت گردی جو دوبارہ سر اٹھا رہی ہے، یہ ختم کیسے ہو سکتی ہے عامر رانا صاحب؟
जी देखिए, दोबारा सर तो नहीं उठा रही और कभी दबी नहीं थी मुकम्मल तौर पे। सिर्फ इसमें 3-4 साल का एक वक्फा आया था जिसमें उसकी शिद्दत में कमी हुई थी, और ये शिद्दत में कमी सिर्फ टीटीपी के टेररिज्म में हुई थी, और उसी दौरान जो बलूचिस्तान में जो सोरिश है वो बढ़ना शुरू हो गई थी। तो पाकिस्तान के पिछले कम से कम 28 साल में पाकिस्तान को इस दहशतगर्दी का सामना है। उसमें इंस्टीट्यूशनल रिस्पॉन्स आया है, कुछ कैपेबिलिटीज बिल्ड हुई हैं ऑपरेशनल और काउंटर करने की, लेकिन ये इनफ नहीं है। कितने ऑपरेशंस आप कर चुके हैं? अभी आपने एक ऑपरेशन अनाउंस किया था 1.5-2 साल पहले, अज़्म इस्तेहकाम, उसके तहत भी बलूचिस्तान में ऑपरेशन किए गए, बाकी पंजाब इलाकों में भी किए गए। तो वही एक ही बात मुसलसल, मैं तो तकरीबन कोई 24-25 साल से टीवी पे सुन रहा हूँ, अखबारों में पढ़ रहा हूँ, यहाँ के जो पॉलिसी साज हैं पाकिस्तान के इस्लामाबाद के थिंक टैंक्स में एक ही बात को रिपीट किए जा रहे हैं, और कभी कनेटिक नॉन कनेटिक, कभी ज़्यादा से ज़्यादा जब वायलेंस कम हो जाए तो सॉफ्ट अप्रोचेस की बात शुरू कर देते हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा कि स्ट्रेटजी है कहाँ, कहाँ पे इसमें कोहिजन कहाँ है। और बुलान का ये पहला अटैक नहीं है, पिछले 2 साल में 17 अटैक किए हैं, 7 मरतबा उन्होंने रेलवे ट्रैक को हिट किया है। जब कोयटा का रेलवे स्टेशन पे अटैक किया उस वक्त भी उनका इरादा हाई जैक का था। उनके 3 ऑप्शंस उनके पास थे कि पहला हाई जैक, दूसरा एलिमिनेशन, और तीसरा ये था कि होस्टेज टेकिंग, रिफ्यूज के लिए, भागने के लिए। तो ये सारी चीज़ें दुश्मन की स्ट्रेटजीज पता है, सब कुछ है। तो उसमें एक जो चीज़ मिसिंग है जिसको रियासत और रियासती इदारे कोई ज़्यादा कोई वक़्त नहीं देते। नेशनल एक्शन प्लान का जिक्र हुआ था पहले, दूसरे वाले का नहीं कर रहा, क्योंकि वो बनाया किसने हमें तो ये भी नहीं पता 2.0 और वो है क्या। पहले में जिसमें सब कंसेंसस था, जिसमें पीटीआई भी थी, पीएमएलएन भी थी, एमक्यूएम भी थी, बलोच भी थे, सिंधी भी थे, उन्होंने कहा था कि हम बलोचिस्तान में रिकंसिलिएशन की तरफ जाएंगे। वो प्रोसेस क्यों नहीं चला? थोड़ा सा चला तो रोका क्यों? तो इसके अलावा क्या हल है? किनेटिक आप कर लें, कितने लोगों को आप उसको ख़त्म करेंगे? और ये अपने ही लोगों के ख़िलाफ़ जो है वो एक बयानिया बनाना और बयानी की जंग लड़ना, इसको तर्क करना पड़ेगा। आप बार बार कह रही हैं कि पीटीआई, पीएमएलएन, बलोच, अब ये तो सीधी सी वाज़ेह निशानी है कि इस वक्त तकसीम बहुत गहरी है, और ये तकसीम जो है वो गहरी है, उसकी वजूहात कुछ भी हो सकती हैं। उसको ख़त्म करने की बात होनी चाहिए, वो यहाँ पे नहीं होती। ना ही हमारे कोई इदारे इतने, उनकी अना इतनी बड़ी है कि वो तकसीम ख़त्म करने की बात करते हैं, ना उस तरफ सोचना चाहते हैं। बड़ी बड़ी बातें करते हैं, तकरीरें करते हैं, खोखली तकरीरें हैं, नारे हैं, लेकिन प्रैक्टिकली कुछ भी नहीं होता। बातों से अगर तकदीर बदलनी होती है मुल्क की, तो ये 70 साल पहले बदल चुकी होती। प्रोग्राम में डिबेट अभी कंटिन्यूड है, लेकिन एक ब्रेक का वक्त हुआ है, सो लेट्स टेक अ शॉर्ट क्विक ब्रेक एंड देन कम बैक। प्रोग्राम में इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात और वज़ीर आज़म के साथ आज बलूचिस्तान के दौरे पर भी मौजूद थे जनाब अताउल्लाह तारर साहब। अता तारर साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए वक्त निकालने पे। पहला सवाल मैं आपसे करना चाहूँगी, वज़ीर आज़म ने जो आज बलूचिस्तान का दौरा किया है, जाफर एक्सप्रेस दहशतगर्द हमले के बाद वज़ीर आज़म के इस दौरे की सिग्निफिकेंस क्या है? बलूचिस्तान पिछले कुछ अरसे में ख़ास तौर पे दहशतगर्दी का ज़्यादा शिकार हो रहा है, तो वज़ीर आज़म के इस एक रोज़ा दौरे से बलूचिस्तान के अमन व अमान, सिक्योरिटी की सूरत हाल पे क्या फ़र्क पड़ेगा, या बलूचिस्तान के मसले को हल करने में क्या मदद मिलेगी? बहुत शुक्रिया जी। देखिए, एक तो आज जो बहुत अहम दौरा था वज़ीर आज़म का, और उन्होंने, उनके साथ मिलिट्री लीडरशिप भी पूरी मौजूद थी, और चीफ मिनिस्टर बलूचिस्तान, गवर्नर बलूचिस्तान, और तमाम मामलात पे बड़ी सैर हासिल गुफ्तगू हुई। और मैं ये समझता हूँ कि देखिए, जिस तरीके से ये ऑपरेशन कंडक्ट किया गया, बड़ी पेशावराना महारत के तहत और बहुत ही स्किलफुली, वरना दुनिया में जहाँ भी हॉस्टेज सिचुएशंस होती हैं और सिटीजन को यरगमाल बनाया जाता है, उसमें से निकलना आसान नहीं होता। और आपने माजी में देखा होगा, कई ममालिक में कई कई दिन लग जाते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये बड़ी स्किलफुली स्नाइपर से उनको टेक आउट किया गया, जो सुसाइड बॉम्बर्स इन लोगों के क्लस्टर बना के इनके दरमियान बैठे थे, और बहुत ही अच्छे तरीके से ये ऑपरेशन अपने मंजिल की जान तक पहुंचा, और हम किसी बड़े नुकसान से बच गए। कोई मेजर इसमें डैमेज उस तरह का नहीं हुआ जो खदशा किया जा रहा था कि कई सौ अमवात होंगी। और देखिए, इस वक्त जो बलूचिस्तान में एक नैरेटिव चलाया जा रहा है, ये इसमें तो अब किसी को कोई शक नहीं है ना कि उसमें जो है वो हॉस्टाइल इंटेलिजेंस एजेंसीज का हाथ है। और पहले कलभूषण पकड़ा गया, और उसके बाद फिर हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज ने बहुत सारे ऑपरेशन इनके फेल किए हैं। और क्या वजह है कि एक महरंग बलोच नामी खातून उठती है और वो जलसे भी करती है, और उसको फंडिंग भी आ रही है,
میں لاہور کا MNA ہوتے ہوئے میں 4 دن سے اوپر فائنینشلی سسٹین نہیں کر سکتا اپنا دھرنا. کیا وجہ ہے کہ ان کے کھانا بھی آ رہا ہے, ٹرانسپورٹ بھی مل جاتی ہے, سارے معاملات ہو جاتے ہیں, تو یہ فنڈنگ کہاں سے آتی ہے؟ یہ روزے روشن کی طرح آیا ہے اور لوگوں کو ایک جھوٹا بیانیہ بیچ کے بیوقوف بنا کے تو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ پریویل کر جائیں گے. یہ کبھی بھی پریویل نہیں کر سکتے. یہ مٹھی بھر لوگ ہیں, شر پسند عناصر, دہشت گرد. انشاءاللہ تعالی ریاست پاکستان کا فیصلہ ہے کہ ان کا سر کچلیں گے اور ان کو جڑ سے اکھاڑ پھینکیں گے. عطا صاحب ایک اور سوال میں آپ سے کرنا چاہوں گی. وزیر اعظم جب کہ بلوچستان کے لیے روانہ تھے یا وہاں پر دورے پر موجود تھے تو یہاں پر اسلام آباد میں قومی اسمبلی کا اجلاس ہو رہا تھا اور اسمبلی کے فلور پہ نہ صرف ایک قرارداد متفقہ طور پہ منظور ہوئی بلکہ اس کے ساتھ ہی مطالبہ کیا گیا آپ کے اتحادیوں کی طرف سے, MQM کی طرف سے, کہ وزیر اعظم شہباز شریف ایک آل پارٹیز کانفرنس بلائیں تمام پارلیمنٹری اینڈ نان پارلیمنٹری پولیٹیکل پارٹیز کی, اور اس میں ایک نیشنل کنسنسس, ایک نیشنل ایجنڈا ڈیوائز کریں دہشت گردی کے خلاف. تو کیا وزیر اعظم شہباز شریف کوئی آل پارٹیز کانفرنس بلائیں گے اور PTI کو اس میں شرکت کی دعوت دیں گے؟ دیکھیں, وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے تو آج خود کہا کہ اس پہ آل پارٹیز کانفرنس بلانی چاہیے. اور دیکھیں یہ پاکستان کا معاملہ ہے, یہ پاکستان کی سلامتی کا معاملہ ہے, تو اس میں تمام سیاسی جماعتوں کو شریک ہونا چاہیے اور بالکل تحریک انصاف کو بھی اس پولیٹیکل کنسنسس کا حصہ ہونا چاہیے. اور بجائے اس کے کہ جو انہوں نے کیا کہ آپ نے دیکھا کہ انڈین میڈیا جو پروپیگنڈا کر رہا تھا, کل تو ہم نے ویڈیو ریلیز کر دی, آپ نے دیکھ لیا کہ وہ آپریشن کیسے کنڈکٹ ہوا ہے. انڈین میڈیا, DLA اور PTI ایک زبان بول رہے تھے. اب ان کی سمجھ نہیں آتی ہے کہ ان میں سینسیبل لوگ بھی موجود ہیں PTI میں جو ٹھیک بات کرتے ہیں اور میجورٹی پارٹی ان کی اس پہ پالیٹکس کھیل رہی تھی. تو یہ کام نہیں کرنا چاہیے. دیکھیں آپ آئیں, کنسنسس بلڈنگ کریں, اس ایشو پہ بات کریں. آپ اپنی پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کے لیے, سیاست چمکانے کے لیے اس سچویشن کو ایکسپلائٹ کرنا سمجھ سے باہر ہے. خدارا ایک دن کے لیے پاکستانی بن کے سوچیں, یہ جو سب کچھ ہے, نام, عزت, وقار, سب کچھ, یہ سب کچھ پاکستان کی مرہون منت ہے. پاکستان نے ہمیں شناخت دی ہے, پہچان دی ہے, مقام دی ہے. یہ لوگ یہ بات نہیں سمجھتے, تو obviously they should also be part of the process. اور ان کو بالکل اگر ایسا APC بلائی گئی تو تمام پارٹیز کو بلایا جائے گا انکلوڈنگ PTI, مگر ان کو تھوڑے ہوش کے ناخن لینے چاہیے. اس طرح کا پروپیگنڈا نہ کریں جو انہوں نے کیا پچھلے 2 دن. عطا صاحب ایک اور سوال میں آپ سے کرنا چاہ رہی ہوں. جو ہم نے دیکھا کہ ایک جنگ تو زمین پہ لڑی جا رہی ہے دہشت گردی کے خلاف, ایک اور جنگ دہشت گردوں کے خلاف, ان کے نیریٹو کے خلاف, اینٹائی پاکستان نیریٹو کے خلاف, ایک فتنہ فساد کے نیریٹو کے خلاف سوشل میڈیا پر بھی لڑی جانی چاہیے جو کہ نہیں نظر آ رہی. سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پہ پاکستان میں پابندی بھی لگی, اس کے باوجود ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو اینٹائی پاکستان ایلیمنٹس ہیں, جو منفی ایلیمنٹس ہیں, جو فتنہ فساد کے ایلیمنٹس ہیں وہ فلرش کر رہے ہیں, ان کے بیانیے فلرش کر رہے ہیں. جو محب وطن پاکستانی ہیں ان کے بیانیے ہمیں ڈیمیج ہوتے ہوئے یا ان کے بیانیے ہمیں متاثر ہوتے ہوئے اس بین سے نظر آ رہے ہیں. تو کیا کارروائی ہونی چاہیے کہ حکومت کارروائی کرے گی جس طرح خاص طور پہ جعفر ایکسپریس دہشت گرد حملے کے بعد پاکستان کے اندر سے بھی ایک اینٹائی پاکستان, ایک منفی پروپیگنڈا کیا گیا, یا صرف مذمت سے کام چلایا جائے گا یا کوئی کارروائی ہوگی؟ میں یہ سمجھتا ہوں, میں اس سے اتفاق نہیں کرتا کہ بہت زیادہ کوئی پروپیگنڈا مشینری گرم ہے. میں یہ سمجھتا ہوں بڑا فرق پڑا ہے, اور یہ جو سوشل میڈیا کا بخار تھا یہ بہت حد تک اترا ہے. آپ کو اب وہ لمبی لمبی زبانوں والے وہ نظر نہیں آتے ہیں جو یہ تحریک انصاف کے اینٹی اسٹیٹ ویلاگرز اور یوٹیوبر سے سارا دن پاکستان کے خلاف فورن فنڈنگ لے کے تو وہ خرافات بولتے تھے اور پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا کرتے تھے. اس میں بہت کمی آئی ہے. آج بھی باہر بیٹھے ایک یوٹیوبر نے ایک بات کی, آپ یقین مانے سارے اینکر اکٹھے ہو گئے اور انہوں نے ان کو باقاعدہ ملامت کیا کہ خبردار پاکستان کے خلاف بات کی. یہ اس میں بہت کمی آئی ہے, اور تھوڑا مجھے لگتا ہے کہ ہم نے خود کہہ دیا جی بڑا کچھ جن ہے, بڑا کچھ ہوا ہے سوشل میڈیا کا. یہ کم ہو رہا ہے ٹائم کے ساتھ, ان کے ویوز کم ہو رہے ہیں. میں آپ کو انالیسس سے پروف کروں گا. اور ان کے یوٹیوبر ویلاگرز کو اب وہ جو بک رہا تھا سودا ان کا, وہ اب بکنا بند ہو گیا ہے, کیونکہ تحریک انصاف کی اپنی پارٹی میں انتشار ہے, تقسیم ہے, 8 ٹکڑوں میں وہ بٹ چکے ہیں. کوئی ایک بات کرتا ہے, کوئی دوسری بات کرتا ہے, مگر پھر بھی جن لوگوں نے یہ جعفر ایکسپریس والے معاملے پہ سیاست کھیلی ہے اور اینٹی اسٹیٹ پروپیگنڈا کیا ہے, وہ آلریڈی اس پہ ہو رہا ہے کام, تو وہ قانون حرکت میں آئے گا اور ان کو بالکل یہ بچ نہیں سکیں گے. بہت شکریہ وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات عطا طارق صاحب پروگرام میں آج خاص طور پہ گفتگو کرنے کے لیے, خاص طور پہ بلوچستان سے واپس تشریف لانے کے ساتھ ہی ایک بریک کا وقت ہوا ہے. سو لیٹس ٹیک اے شارٹ کوئک بریک اینڈ دین کم بیک.
जी, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। राशिद वली साहब, मैं चाहूँगी कि आप अपना जवाब कंप्लीट भी करें और ये जो क्वेश्चंस रेज किए हैं आमिर राना साहब ने, जो कि वैलिड क्वेश्चंस हैं, इनको एड्रेस भी कीजिए। ये अक्सर पाकिस्तानियों के जहन में यही सवाल है कि आखिर हमारी पाकिस्तान की पॉलिसी एक कंसिस्टेंसी के साथ क्यों नहीं चलती, उसमें कोहेशन क्यों नहीं है। अभी भी हम जो एक एलिमेंट ऑफ नॉन यूनिटी देखते हैं, एलिमेंट ऑफ डिवीजन देखते हैं, इसमें नेशनल कंसेंसस कैसे बनाया जा सकता है? एंड व्हाट इज़ द पॉलिसी, आपकी लॉन्ग टर्म पॉलिसी क्या है दहशतगर्दी से निपटने के लिए? देखिए, वो रूल्स ऑफ गेम चेंज होने की बात हो रही थी, तो वहीं से मैं शुरू करता हूँ। रूल्स ऑफ चेंज गेम्स जो अभी आप देखेंगे, उसमें जो तब्दीली आएगी, ये वो क्लासिकल तब्दीली होगी जिस तरह कॉइन ऑपरेशंस होते हैं, और उसको टेक्नोलॉजिकल मींस भी बरूकार लाए जाएंगे। उसमें इसका जो इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस भी होंगे, और इसका एक और प्रॉन्ग होता है जो कि इसकी पॉलिटिकल इंगेजमेंट, वो भी साथ साथ इसके चलेगा, और ताकि वो एक जो क्लासिकल जो ऑक्सीजन होती है इंसर्जेंट्स को उनकी सपोर्ट के लिए, जिससे लोग रिक्रूट होते हैं, इनकी तरफ माइल होते हैं, इनको सपोर्ट होती है, सस्टेन करती है, उस ऑक्सीजन को भी आप ड्रेन आउट करेंगे। लेकिन ब्रिगेड राशिद, बलूचिस्तान का मसला प्राइमरीली सोशल कॉन्फ्लिक्ट का मसला नहीं है? इट्स अ इशू ऑफ एक बिल्कुल वो एक ये पॉलिटिको सोशल कॉन्फ्लिक्ट है, मगर उससे कहीं ज़्यादा बढ़ के अब ये हार्डकोर टेररिज्म और एक फुल ब्लोन मिलिटेंसी बन चुका है। इसको हमें थोड़ा सा कंफ्यूज नहीं करना चाहिए, बिकॉज देयर इज़ अ पॉलिटिकल गवर्नमेंट जो कि इस वक्त सूबे में है। एक ब्लू ब्लडेड बलोच चीफ मिनिस्टर हैं। ये नहीं है कि एक टोटलिटेरियन हुकूमत है और हुकूक सल्ब किए हुए हैं। अब उनकी असेंबली है, उसको वो काम कर रहे हैं। उसके तहत आप कानून की अमलदारी, अगर आप या तो आप इसमें यकीन करें कानून और कॉन्स्टिट्यूशन में, या ना करें। जो लोग कानून के दायरे से और कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं मानते और वायलेंस की तरफ जाते हैं, तो उनके साथ स्टेट का रिस्पांस क्या होना चाहिए, ये मैं आपसे भी पूछता हूँ। तो अब इसमें हमें बड़ा क्लैरिटी के साथ इसमें जाना है कि जो एक सेसेशनिस्ट टेंडेंसीज के हामिल हैं, जिनका बयानिया यही है कि हमने वफाक से अलहदा होना है और हमारी एक शिनाख्त की बेस वो तो किसी सूरत बर्दाश्त नहीं होना चाहिए। जो आइन को फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान को तस्लीम करे, उससे बात होनी चाहिए। उसके पैरामीटर्स के अलावा तो बात ही नहीं हो सकती ना। उसकी ग्रीवेंसेस का इजाला होना चाहिए और उनसे पूछा जाना चाहिए कि आपकी कौन सी ऐसी ग्रीवेंसेस है, कौन सा राइट्स आपका सल्ब हो रहा है, और आप ही के लोग हैं जो कि असेंबली में बैठे हुए हैं। अगर वो सारी असेंबली वो करप्शन की तरफ, अगर वो गवर्नमेंट सूबाई माइल है वो डिलीवर नहीं कर रही जॉब्स दे रही, तो वो उसमें फेडरेशन का तो कोई कसूर नहीं है ना। और दूसरा, अगर बी एरिया में आपने ए एरिया में कन्वर्ट नहीं करना है, आप सरदारों के हाथ में सारी पावर देना चाह रहे हैं, एक सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेटिव लीगल वैक्यूम क्रिएट करना चाह रहे हैं, अभी मिडिवल एज में रहना चाह रहे हैं, तो फिर आपको कौन सपोर्ट कर सकता है? राइट सर, यही पॉइंट। और इसमें चूंकि सेंटर ज़रका भी कह रही थी कि जो हुकूक की बात, कि बलूचिस्तान के नौजवान को अगर हुकूक नहीं मिलेंगे, यही सवाल मैं ताहिर औरंगज़ेब साहिबा आपसे करूंगी। वज़ीर आज़म बलूचिस्तान के आज दौरे पर रहे, लेकिन क्या उनके इस तरह के दौरों से, जो किसी खुदा न खासा दहशतगर्दी के हमले के बाद हो, एक दिन का हो, चंद घंटों का हो, इससे बलूचिस्तान के नौजवान को हुकूक मिल जाएंगे क्या? उसके लिए ज़ाहिर है आपको कुछ और करना है, तो वो और हुकूमत कब करेगी, नंबर 1। लेकिन ठीक है, हम अंडरस्टैंड करते हैं कि बलूचिस्तान के नौजवान को हुकूक नहीं मिल रहे, तो उसको एक्सप्लॉइट भी करती हैं, ना सिर्फ लोकल फोर्सेस जो कि एंटी पाकिस्तान है, बल्कि इंटरनेशनल फोर्सेस भी। बट असल बात तो ये है कि अगर आप बलूचिस्तान के लोगों को उनके हुकूक दें, तो ये प्रॉब्लम्स बहुत हद तक कम हो जाएंगे। देखिए, प्राइम मिनिस्टर साहब गए हैं, उनका जाना भी ज़रूरी था, और मैं इसमें अप्रिशिएट करूंगी सरफराज बुगती साहब के किरदार को भी, कि उन्होंने कल बड़ा डट के बयान दिया है कि हम अमन के लिए और दहशतगर्दी के खात्मे के लिए आखिरी हद तक जाएंगे। लेकिन मैडम, ये सिर्फ बयानात काफ़ी नहीं है ना। बिलावल भुट्टो ने भी आज कौमी असेंबली में तकरीर की, उन्होंने कहा कि जी मजम्मत करना तो बहुत आसान है, सब कर देंगे, मैं भी कर दूंगा, PTI भी कर देगी, PMLN भी कर देगी। असल बात है कि हम हुकूमत में हैं काम करने के लिए। नहीं, हमने अमलन काम कर रहे हैं। वहाँ पे जो बच्चे हैं जो कह रहे हैं जी हमारे हकूक नहीं मिले, जब मिल रहे हैं, उनके लिए भी गवर्नमेंट काम करेगी। बलूचिस्तान के लिए बहुत बड़ा पैकेज अनाउंस हुआ था अभी पिछले माह, जब तमाम सूबों का हुआ, तो हम चाहते हैं कि बलूचिस्तान के लोगों में जो महरूमियाँ हैं
ان کا خاتمہ کیا جائے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بات بھی ہے کہ بلوچستان کے سے جو دہشت گردی ہوتی ہے اس کے تانے بانے کہاں جا کے ملتے ہیں؟ افغانستان میں اور بھارت میں. آپ دیکھیے کل یہ واقعہ ہوا ہے، بھارت کا میڈیا کیسے تیز تھا جو اور وہ خبریں دے رہے تھے جن کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں تھا. 4 ہماری جو سیکیورٹی فورسز ہیں ان کے نوجوان بچے شہید ہوئے اور پورے دہشت گرد مارے گئے. بھارت کے میڈیا کے کنڈکٹ کو ہم جتنا کنڈیم کریں وہ کم ہے، لیکن ان کا وتیرہ ہی یہی ہے. پاکستان مخالف ذرا سی کوئی پھلجڑی ان کو مل جائے اس کی انتظار میں ہوتے ہیں. لیکن اصل بات یہ ہے کہ جب فلو آف انفارمیشن میں کوئی رکاوٹ ہوگی تبھی کسی کو موقع ملے گا کہ وہ ایک فیک نیوز پروجیکٹ کر سکے. میں ایک دفعہ افغانستان گئی، میرا جانے کا اتفاق ہوا، تو ہم نے ایک جگہ دیکھی جہاں پہ پاکستان اور افغانستان کا بارڈر ملتا ہے. وہاں پہ چھوٹے چھوٹے ٹیبل رکھے ہوئے تھے اور چیئرز. تو میں نے کہا یہ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا جی کہ یہ انڈین جو ہیں وہ جہاں سے ویزا لگا کے ان کے ڈیسک ہے وہ ویزا لگا کے پاکستان بھیجتے ہیں. افغانستان کے اندر وہ ٹیبل تھے، افغانستان گورنمنٹ کے نہیں تھے، لیکن ان کے بھی وہاں ٹیبل رکھے ہوئے تھے کہ وہ بھی اگر کوئی جانا چاہے وہ یہ کہیں گے تو یہ کہ ہم انڈیا بھیج رہے ہیں. لیکن یہ کیا خبر ہے کہ وہاں سے کتنے لوگ اسی بارڈر سے پاکستان کے اندر دہشت گردی کے لیے آ رہے ہیں. دیکھیں نا پاکستان کی جو دہشت گردی ہے اس میں صرف ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ بلوچستان بیچارے جو معصوم لوگ ہیں انہیں برگلایا جاتا ہے، وہاں سے بارڈر پار سے بھی دہشت گردی کے ایجنڈاز بھی ہیں. نو ڈاؤٹ کہ بلوچستان کی محرومیاں بھی ہیں، بٹ اس محرومیوں کو ایکسپلائٹ کرنے کے لیے نیفیریس ایجنڈاز بھی ہیں. یہ بات آپ کی بالکل درست ہے. تو یہ میں یہ کہتی ہوں کہ گورنمنٹ کرے گی بھی صحیح. پرائم منسٹر صاحب وہاں گئے ہیں، آپ ان کو واپس آنے دیں. انشاءاللہ تعالیٰ تمام پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ مشاورت بھی ہوگی، انکلوڈنگ پی ٹی آئی میرا خیال ہے، کیونکہ میری قیادت سے تو کوئی رابطہ نہیں اس وقت، وہ گئے ہوئے ہیں اور نہ پارٹی کے لوگوں سے. لیکن انکلوڈنگ پی ٹی آئی ہونا چاہیے اس لیے کہ تمام پولیٹیکل پارٹیز میں وہ شامل ہیں. گو کہ ان کا کردار کوئی اتنا قابل تعریف نہیں، لیکن پھر بھی انہیں شامل رکھنا چاہیے کیونکہ وہ پاکستانی تو ہے. درست. تو اس لیے انہیں ہمیں شامل کرنا چاہیے اور ان کی رائے کو بھی شامل کر کے امن کی طرف گامزن ہونا چاہیے. اس کے بغیر بلوچستان کا مسئلہ حل نہیں ہو سکتا. سینٹر زرکا صاحبہ، وہ جو آپ نے اپنا سٹیٹمنٹ جس نوٹ پہ کنکلوڈ کیا تھا وہیں سے آگے بڑھاؤں گی، اور جو طاہرہ اورنگزیب صاحبہ بھی ہائی لائٹ کر رہی ہیں، جو ہم سب یہاں پر بات کر رہے ہیں کہ جو نیریٹو کی وار ہے اس پہ انفارچونیٹلی پی ٹی آئی کا سوشل میڈیا جس طرح سے ہمیں الائن کرتا ہوا، انکلائن کرتا ہوا نظر آیا ٹورڈز انٹائر پاکستان ایلیمنٹس، ٹورڈز دی اینیمیز، ان کا جو نیریٹو تھا یہ انتہائی افسوسناک اور قابل مذمت. مجھے یقین ہے کہ آپ بھی اس کی مذمت کریں گے. قومی اسمبلی میں بھی آج اس چیز کو نیم اینڈ شیم کیا گیا ہے. لیکن انفارچونیٹلی اس وقت تک جب کہ ہم پروگرام ریکارڈ کر رہے ہیں پی ٹی آئی کی لیڈرشپ نے خود کو ایلینیٹ نہیں کیا، خود کو الگ نہیں کیا اس سوشل میڈیا کے نیریٹو سے. کیا کہیں گے آپ؟ بہت شکریہ غریدہ. دیکھیے بات یہ ہے کہ اس وقت جنگ کی جو نوعیت ہے دنیا میں، وہ جنگ وہ نہیں ہے جو صرف زمین پہ لڑی جا رہی ہے. آپ اور ہم بھی جانتے ہیں کہ جنگ بہت مختلف طریقوں سے اب لڑی جا رہی ہے. سائبر وار لڑی جا رہی ہے، آپ کی 5th جنریشن ہائبرڈ وارفیئر جس کو ہم بڑا شوق سے ذکر کرتے ہیں. یہ سب چیزیں وہ ہیں جو آپ کو سوشل میڈیا پہ جس کا عکس نظر آ رہا ہے. سوشل میڈیا پہ جو سو کالڈ پی ٹی آئی کی پوسٹ ہے، مجھے نہیں پتا، جو بھی یہ غلط کام کر رہا ہے اس کی مذمت میں بھی کرتی ہوں اور ہر پاکستانی کو کرنی چاہیے جو جھوٹ اور غلط انفارمیشن پھیلا رہا ہے. لیکن ہمیں یہ بھی یاد رکھنا ہے کہ ڈس انفارمیشن لیب انڈیا کا بہت بڑا ایک انیشیٹو تھا، آپ کو بھی یاد ہوگا، جس کے تحت پتہ نہیں سینکڑوں انہوں نے ویب سائٹس بنائی ہوئی تھیں. اور وہ آپ کو پتہ ہے میں تو خود اپنی پارٹی کے سوشل میڈیا کی زد میں رہی ہوں اور ابھی تک ہوں. اور یہ اسی طرح سے تو یہ جب یہ ایک وہ جو ایک چیز ہوتی ہے اس میں پھر سارے لوگ، اور یہ پاکستان میں تو بہت سے لوگ ہیں بھی نہیں، یہ سب لوگ باہر ہیں اور باہر سے جو یہ اٹیک کرتے ہیں، اور آپ کو کیا پتا کون کون ہے یہاں پہ. تو جس طرح کی، اور یہ صرف پاکستان کا مسئلہ نہیں ہے، پوری دنیا. لیکن زرکا صاحبہ پولیٹیکل پارٹی پاکستان کی ہے، پولیٹیکل پارٹی پاکستان کی ہے. زرکا صاحبہ سیاست پاکستان میں کرتے ہیں، سوشل میڈیا باہر سے آپریٹ کیوں ہو رہا ہے؟ نمبر 1. اور دوسرا، جو آپ کی پاکستان میں بیٹھی ہوئی لیڈرشپ ہے پی ٹی آئی کی، وہ اس کو کنڈیم کیوں نہیں کرتی، اس کو بند کیوں نہیں کرواتی، خود کو ایلینیٹ کیوں نہیں کرتی ان سب چیزوں سے؟
देखिए गरीदा, मैं 2-3 बातें पॉइंट आउट करना चाहूँगी। सबसे पहली बात तो ये कि BLA भी अपने आप को एक पॉलिटिकल पार्टी कहते हैं ना, बलोचिस्तान लिबरेशन आर्मी, मतलब जो भी उनका पॉलिटिकल उनका स्टैंड भी है। बात ये है कि और दूसरी बात ये कि आप अभी इस वक्त हम बात करें मुल्क को इकट्ठा होने की, PTI को टारगेट करना वैसे एक फैशन बन गया है कि जो कोई बात हो तो PTI इसका, अरे भाई हमारी लीडरशिप तो 90% तो जेलों में है, हमारी कौन सी लीडरशिप है जो बाहर है? इस वक्त जो लोग हैं वो ज़्यादातर लॉयर्स हैं जिनको, क्योंकि हमारी जो असली लीडरशिप है वो जेलों में है, तो आपने खान साहब ने इस पार्टी को ऑर्गेनाइज करने के लिए मुख्तलिफ लोगों को मुख्तलिफ ओहदे दे दिए। बड़े ऑनरेबल लोग अपने प्रोफेशन में हैं और होंगे, मगर ये कि सियासत में उनका कितना अमल दखल है, मैं तो इसके बारे में कुछ बहुत लेकिन खान साहब जेल में से बाकी हिदायत भी तो देते हैं ना। देखिए मेरी गुजारिश, एक हिदायत ये कर दें ना, देखिए ना, सोशल मीडिया पे इस किस्म का नैरेटिव ना हो। अभी तो आप खान साहब को देखें, अभी तो आपने खान साहब को दीवार से लगाया हुआ है, आप उनसे लोगों की मुलाकात नहीं होने दे रहे। इस वक्त 2.25 साल होने को हैं, आप अभी तक खान साहब को आपने जेल में रखा हुआ है। और आप भी जानती हैं, मैं भी जानती हूँ कि केस अब जाली हैं। जब वो केस किसी प्रॉपर सिविलियन कोर्ट में जाते हैं तो वो केस ख़त्म हो जाते हैं, फिर वही केस दोबारा बनते हैं। तो देखिए, अगर हम बलूचिस्तान में जो हो रहा है वो उसी इंसाफ की अक्कासी है जो बाकी मुल्क में है, इसके ऊपर हमें सोचना चाहिए। ये लम्हा फिक्रिया है कि मैंने अगर गलत काम किया है ना, जिसने 9 मई किया, जिसने कोई गलत काम किया उसको आप टांग दें, उसको आप सजा दे दें, लेकिन इंसाफ होता हुआ नजर आना चाहिए। कोई उसको क्वेश्चन ना कर सके कि ये इंसाफ नहीं हुआ। तो आप मुल्क में रूल ऑफ लॉ को लेके आए। आप मुल्क में जब तक इंसाफ को नहीं लाएंगे, जब तक ये अल्लाह माफ करे इस किस्म के मसाइल, हमारे ही जिस्म पे ये सारे वार हो रहे हैं, हमारा ही खून बह रहा है, तो कैसे हम बर्दाश्त कर सकते हैं? ठीक है, मेरे पास लेट अस पुट आवर प्रायोरिटीज इन द राइट प्लेस। ठीक है, मेरे पास टाइम जरा कम रह गया है, तो मैं जरा से मुल्क ठीक नहीं होने वाला। ठीक, मेरे पास टाइम जरा कम रह गया, तो मैं ब्रिगेडियर राशिद वली साहब का कमेंट जरूर लेना चाहूंगी। ब्रिगेडियर साहब, यू आर अ हार्डकोर सोल्जर, लेकिन मैं चाहूंगी कि जो दहशतगर्दी के खिलाफ फोर्सेस कार्रवाइयाँ करती हैं, बड़ी ज़बरदस्त कार्रवाइयाँ करती हैं, बहुत सी ऐसी हैं जो हमें नजर आती हैं और बहुत सी सैकड़ों ऐसी हैं जो आपकी आंखों से ओझल होती हैं, आपको इल्म नहीं होता, लेकिन वहाँ कामयाबियाँ मिल रही होती हैं सिक्योरिटी फोर्सेस को, और वही चीज़ें सिक्योर कर रही होती हैं आपकी धरती को। इसके साथ साथ जो नैरेटिव की वॉर चल रही है सोशल मीडिया पे, इसको कंट्रोल अभी तक क्यों नहीं किया जा सका? सोशल मीडिया की कई प्लेटफॉर्म्स पे बैन लगाया गया, उसके बावजूद हम देखते हैं कि जो एंटायर पाकिस्तान नैरेटिव है वो फ्लरिश कर रहा होता है, जो पाकिस्तान के हक में नैरेटिव है वो दब जाता है। ब्रिगेडियर वली साहब, कि इसकी वजह यह है कि हम शॉर्ट टर्म पॉलिटिकल एक्सपीडियंसी के लिए और छोटे छोटे सियासी मफादात के लिए बड़े मुल्की मफादात को पसे पुश डाल देते हैं। और हमारा जो अज़ली दुश्मन है वो बहुत इन्वेस्टमेंट कर रहा है सोशल मीडिया पे, बहुत पैसा है इसमें, और आपकी दहशतगर्दों की जो तंजीमें हैं वो भी सोशल मीडिया को इस्तेमाल कर रही हैं अपनी प्रोपेगेशन के लिए। तो एक तो इस चीज़ को हमें समझना होगा कि हमें पॉलिटिक्स को और नेशनल जो इंटरेस्ट हैं इनको अलहदा करना होगा। इसकी जो पॉलिटिकल ओनरशिप है अक्रॉस द बोर्ड लेनी होगी। हमें पॉलिटिकल बहुत सी ग्रीवेंसेस हो सकती हैं गवर्नमेंट के साथ भी, सिटिंग गवर्नमेंट के साथ भी, उसको अलहदा रखना होगा। ये एक हार्डकोर मिलिटेंसी है। ये जो अलम बगावत है जो उन्होंने उठाया हुआ है और उसके पीछे एक नज़रिया है वो सेसेशनिस्ट नज़रिया है, इसको हम किड ग्लव्स के साथ ट्रीट नहीं कर सकते। वी हैव टू बी वेरी क्लियर, इन फिक्री फालतू से हमें निकलना चाहिए। ये पॉलिटिकल जो इशू नहीं है, इट्स अ हार्डकोर मिलिटेंसी, और इसको एज अ मिलिटेंसी हमने अगर डील ना किया और अब भी अगर हम ये धूप में मुब्तला रहे तो देयर इज नो फ्यूचर फॉर अस। तो वी हैव टू अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ द बीस्ट, और ये वो है कि इसमें आपने इनके खिलाफ अब उस तरह के ऑपरेशंस करने हैं जिसमें टेक्नोलॉजी भी होगा, ड्रोन भी होगा, इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस भी होंगे, हो सकता है कोलैटरल डैमेज भी हो, बट वी हैव टू पे दिस प्राइस। बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर राशिद वली साहब। प्रोग्राम का टाइम मेरे पास खत्म हो चुका है, वरना इस इशू पे, इसी नुक्ते पे मजीद डिबेट भी हो सकती थी, बट थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग फॉर द प्रोग्राम टुडे। ताहिरा औरंगजेब साहिबा, सेनेटर डॉक्टर ज़रका तैमूर साहिबा और आमिर राना साहब, आप सब शुक्रिया। दैट्स अ रैप। आई विल सी यू इंशाल्लाह मंडे 8 o'clock ऑन GTV। अल्लाह हाफ़िज़।